जैन फ्रेंड्स, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द हो एंड द प्लो, है ना, कुदाल और हल. Let us now shift our focus from the wetlands of Bengal to drier zones, from a region of settled cultivation to one where shifting agriculture was practiced. You will see the changes that came about when the frontiers of the peasants' economy expanded outwards, swelling up pastures and forests in the Raj Mahal hills. You will also see how these changes created a variety of conflicts within the region. तो अब हम अपना ध्यान बंगाल की गीली जमीनों से हटाकर सूखे अंचलों और स्थायी कृषि के क्षेत्र से हटाकर शुम कृषि, है ना, शुम कृषि के क्षेत्र पर केंद्रित करते हैं. वहाँ क्या हो रहा था दोस्तों? सेटल्ड एग्रीकल्चर हो रहा था, कल्टीवेशन हो रहा था. सो नाउ विल शिफ्ट टू शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, जहाँ शुम कृषि होती है, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होती है, उन क्षेत्रों पर फोकस कर रहे हैं, है ना. सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो कृषक अर्थव्यवस्था की सीमाओं के बाहर की और विस्तार होने से आए, जिसे राजमहल पहाड़ियों के इलाके में स्थित जंगल और चरगाह उस अर्थव्यवस्था में समा गए, है ना. सो राजमहल हिल्स के बारे में अब हम थोड़ा सा देखते हैं वहाँ क्या चल रहा था. सो इन द अर्ली 19th, इन द हिल्स ऑफ राजमहल, राजमहल की पहाड़ियों में, इन द अर्ली 19th सेंचुरी, sorry, Buchanan traveled through the Rajmahal hills, है ना. From his description, the hills appeared impenetrable, a zone where few travelers ventured, an area that signified danger, है ना. सो 19वीं सदी के स्टार्टिंग में, प्रारंभ में हम देखते हैं जो बुकानन है वो राजमहल की पहाड़ियों का दौरा किया, है ना. और उनके वर्णन के अनुसार ये पहाड़ियाँ अभेद्य लगती थी, है ना, इम्पेनेट्रेबल. और इस क्षेत्र में एक ऐसा खतरनाक इलाका था जहां बहुत कम यात्री जाने की हिम्मत करते थे. Wherever he went, people were hostile, apprehensive of officials, and unwilling to talk to them. In many instances, they deserted their villages and absconded, है ना. वो लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे. कई उदाहरणों में तो वो अपने घर बार और गांव छोड़कर भाग भी गए. सो हु वेर दिस हिल फॉल्क? वाई वर दे सो एप्रीहेंसिव ऑफ बुकैनन्स विजिट? ना, ये पहाड़ी लोग कौन थे और ये बुकैनन के दौरे के प्रति इतने आशंकित क्यों थे? Buchanan's journal gives us tantalizing glimpse of this hill folk in the early 19th century, है ना. बुकानन की पत्रिका में हमें 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में इन लोगों की जो तरस खाने वाली हालत थी, है ना, उसकी झलक मिलती है. His journal was written as a diary of places he visited, people he encountered, and practices he saw. तो उसकी जो जर्नल है ना, वो बेसिकली लोगों से मुलाकात की थी, है ना. वो एक डायरी लिखा था, है ना. तो वो उसमें जो लोगों से मुलाकात की थी और उनके प्रति जो वहाँ रीति रिवाज देखा, है ना, वो भ्रमण करने पे जो पाया, इसके बारे में उसने उल्लेख किया है, उसने उसमें मेंशन किया है. इट रेजेस क्वेश्चंस इन आवर माइंड बट डज नॉट ऑलवेज हेल्प अस आंसर देम. ये हमारे दिमाग में सवाल तो खड़े करता है बट उसके जवाब हमेशा नहीं देता है. इट टेल्स अस अबाउट ए मोमेंट इन टाइम बट नो लॉन्गर अबाउट द लॉन्गर हिस्ट्री ऑफ पीपल एंड प्लेसेस. तो ये समय के उस क्षण के बारे में तो बता रहा बट उनके पूरे लॉन्गर इतिहास या उस जगह के इतिहास के बारे में नहीं बताता. सो फॉर द हिस्टोरियंस हैव टू टर्न टू द अदर रिकॉर्ड्स. तो जो इतिहासकार हैं उनको दूसरे रिकॉर्ड की तरफ जाना पड़ता है. So if we look at the late 18th century revenue records, we learn that these hill folk were known as पहाड़ियास, है ना. तो अगर हम 18वीं शताब्दी के परिवर्तित दशकों के राजस्व अभिलेखों पर दृष्टिपात करेंगे तो हमें जान लेंगे कि इन पहाड़ी लोगों को पहाड़ियाँ क्यों कहा जाता था. They lived around the Rajmahal hills, subsisting on forest produce and practicing shifting cultivation. तो ये राजमहल हिल्स के आसपास रहते थे और ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर अपना आश्रित थे. इनका सस्टेनेंस था जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर था और ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे. दे क्लियर्ड पैचेज ऑफ फॉरेस्ट बाय कटिंग बुशेस एंड बर्निंग द अंडरग्रोथ. तो जो जंगल थे उसके काट कर, है ना, पैचेज ऑफ फॉरेस्ट को कट करके और झाड़ियों को काट करके और वहाँ पे वो जो आग वाग लगाकर वो अंडरग्रोथ को लगाकर उसको बनाते थे कल्टीवेशन के लिए. On these patches, enriched by the potash from the ash, the pahadiyas grew a variety of pulses and millets for consumption. तो of course जब ये
आग वाग लगाते थे तो उससे जो राख बनती थी, ऐश बनती थी, उसमें ऑफ कोर्स पोटैश होता था। तो उस पोटैश से क्या होता था कि ये ज़मीन थोड़ी सी उपजाऊ हो जाती थी, और यहाँ पल्सेस, दाल और मिलेट्स, है ना, मिलेट्स उगाते थे पहाड़िया। सो दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विथ होज, कल्टिवेटेड the cleared land for few years, then left it to fallow so that it could recover its fertility and move to a new areas. तो वो क्या करते थे, ग्राउंड को वो कुदाई कर देते थे, है ना, हो के थ्रू अपने कुदाल के से वो उन्होंने वो उसको थोड़ा सा कुदाई कर देते थे, और उसके बाद वो कुछ दिनों तक उस ज़मीन का इस्तेमाल करते थे, कुछ सालों तक वहाँ कल्टीवेशन करते थे, फिर उसको छोड़ देते थे, उस लैंड को पड़ा रहने देते थे। तो इससे क्या होता था कि उस ज़मीन पे फिर से उर्वरकता थोड़े समय पे आती थी, बट ये कहीं तब तक ये नए जगह पे चले जाते थे। फ्रॉम द फॉरेस्ट्स दे कलेक्टेड महुआ, ए फ्लावर फॉर फूड, सिल्क कोकून्स एंड रेजिन फॉर सेल, एंड वुड चारकोल फॉर प्रोडक्शन। तो क्या करते थे, उन जंगलों से पहाड़िया लोग खाने के लिए महुआ के फूल इकट्ठे करते थे, बेचने के लिए रेशम के कोया और राल, और काठ कोयला बनाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करते थे। द अंडरग्रोथ दैट स्प्रेड लाइक ए मैट बिलो द ट्रीज एंड द पैचेस ऑफ द ग्रास दैट कवर्ड द लैंड्स लेफ्ट फैलो प्रोवाइडेड पेस्चर फॉर कैटल। तो पेड़ों के नीचे जो छोटे छोटे पौधे उग जाते थे, या परती जमीन पर जो घास फूस की हरी चादर बिछ जाती थी, वो उनके पशुओं के लिए चारगाह बन जाती थी, है ना, पेस्चर फॉर कैटल्स। द लाइफ ऑफ द पहाड़ियाज एज हंटर्स, शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर, सिल्क वर्म रेयरर्स वॉज दस इंटीमेटली कनेक्टेड टू द फॉरेस्ट। तो जो उनकी जिंदगी थी, है ना, इन लोगों की क्या क्या ये एक्चुअली जंगलों से जुड़ी हुई थी। कैसे कैसी ज़िंदगी थी इनकी, हंटर्स की ज़िंदगी थी, है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की ज़िंदगी थी, शिकारियों की ज़िंदगी, झूम खेती करने वालों की, खाद्य बटोरने वालों की, फूड गैदरर्स, चारकोल प्रोड्यूसर, काठ कोयला बनाने वालों की, सिल्क वर्म रेयरर्स, रेशम के कीड़ों के पालन करने वालों के रूप में। इसलिए इनकी जो ज़िंदगी थी वो जंगल से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी। दे लिव्ड इन हटमेंट्स विद इन tamarind groves and rested in the shade of mango trees। वो इमली के पेड़ों के बीच अपनी झोपड़ियों में रहते थे और आम के पेड़ों के छांव में आराम महसूस करते थे। So they considered the entire region as their land, the basis of their identity as well as survival, and they resisted the intrusion of outsiders। वो पूरे प्रदेश को अपनी निजी भूमि मानते थे, और यह भूमि उनकी पहचान और जीवन का आधार भी था, और वो बाहरी लोगों के प्रवेश का प्रतिरोध भी करते थे। सो देयर चीफ्स मेंटेन्ड द यूनिटी ऑफ द ग्रुप, सेटल्ड डिस्प्यूट्स एंड लेड द ट्राइब इन बैटल्स विद अदर ट्राइब्स एंड प्लेन्स पीपल। तो जो उनका मुखिया होता था, है ना, जो उनका चीफ होता था, वो अपने समूह में एकता बनाए रखता था, है ना, और डिस्प्यूट्स जो आपसी अगर कुछ डिस्प्यूट होते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, उसको निपटा देता था, और अन्य जनजातियों और मैदानी लोगों के साथ लड़ाई छेड़ने पर उनकी जनजाति का नेतृत्व भी करता था। सो विथ देयर बेस इन द हिल्स, द पहाड़ियाज रेगुलरली रेडेड द प्लेन्स वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट्स लिव। तो जब ये अपने पहाड़ियों को मूल अधिकार बनाकर पहाड़ियाँ लोग बराबर उन मैदानी क्षेत्रों में आक्रमण कर देते थे, है ना। These raids were necessary for survival, particularly in the years of scarcity. They were a way of asserting power over the settled communities, and they were a means of negotiating political relations with the outsiders. तो क्या करते थे कि ये जो कभी कभी जो आक्रमण करते थे, रेड करते थे, उनके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था, खास करके जब उनकी स्कार्सिटी होती थी, जब कमी होती थी, है ना। तो ऐसे में उनको जीवित रहने के लिए उनको ये करना पड़ता था, एंड ये इस तरीके से ये अपने पावर को एसर्ट करते थे सेटल्ड कम्युनिटीज़ पे, एंड वो पॉलिटिकल रिलेशंस को नेगोशिएट करते थे। द जमींदार्स ऑन द प्लेन्स हैड टू ऑफन परचेज पीस बाई पेइंग ए रेगुलर ट्रिब्यूट टू द हिल चीफ्स। तो जो जमींदार थे, इनको क्या होता था, जो प्लेन एरिया के जो जमींदार थे, इनको शांति खरीदना पड़ता था बाई पेइंग ए रेगुलर ट्रिब्यूट। इनको एक जो हिल चीफ थे, जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो मुखिया थे, इनको कुछ देना पड़ता था शांति बनाए रखने के लिए। ट्रेडर्स सिमिलरली गेव ए स्मॉल अमाउंट टू द हिल फॉर परमिशन टू यूज पासेस कंट्रोल्ड बाई देम। तो जो व्यापारी लोग थे, उनको कुछ देना पड़ता था।
Once the toll was paid, the Pahadia chiefs protected the traders, ensuring that their goods were not plundered by anyone. तो एक बार जब वो टॉल दे देते थे, टैक्स देते थे ट्रेडर्स, तो बेसिकली उसके बाद ये जो पहाड़िया मुखिया थे, चीफ थे, वो इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते थे कि उनका जो गुड्स है वो किसी और के द्वारा अब नहीं लूटा जाएगा, क्योंकि वो उनको उन्होंने दे दिया, पैसा दिया. सो दिस नेगोशिएटेड पीस वॉज सम वॉट फ्रेजाइल, है ना. तो इस प्रकार की जो शांति थी वो लंबे समय तक नहीं चली. It broke down in the last decade of 18th century when the frontiers of the settled agriculture were being aggressively extended in the eastern India. तो जब 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो सेटल्ड एग्रीकल्चर था ये जब आगे बढ़ रहा था, ईस्टर्न इंडिया में एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहा था, तो उस समय ये नेगोशिएटेड पीस जो था ये ब्रेक डाउन कर गया. द ब्रिटिश इनकरेज्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड जमींदार्स एंड जोटेदार्स टर्न्ड अनकल्टिवेटेड लैंड इनटू राइस फील्ड. तो ब्रिटिश ने भी इनकरेज किया, उनको प्रोत्साहन दिया और जंगलों को साफ करके जमींदार और जोटेदार ने जो ये अनकल्टिवेटेड लैंड था, है ना, इसको इन्होंने राइस का फील्ड बना दिया, है ना. To the British, extension of settled agriculture was necessary to enlarge the source of land revenue, produce crops for export and establish the basis of a settled ordered society. तो ब्रिटिश के लिए ये सेटल्ड एग्रीकल्चर का एक्सटेंशन करना बहुत ज़रूरी था, ताकि उससे क्या होता था, लार्ज सोर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू बढ़ जाएगा, है ना, प्रोड्यूस बढ़ जाएगा एक्सपोर्ट करने के लिए, एंड ये एक ऑर्डर्ड सोसाइटी के लिए, है ना, एक बेसिस होगा, एक सेटल्ड एंड ऑर्डर्ड, एक समन्वय के साथ बैठा हुआ एक सुदृढ़ सोसाइटी के लिए ज़रूरी था. दे ऑल्सो एसोसिएटेड फॉरेस्ट विद द वाइल्डनेस एंड सॉ फॉरेस्ट पीपल एज सैवेज, अनरूली, प्रिमेटिव एंड डिफ़िकल्ट टू गवर्न. तो ये जनरली इनको जो फॉरेस्ट को उन्होंने वो थोड़ा जंगली पना से जोड़ दिया, और फॉरेस्ट के लोगों को वहाँ सैवेज, अनरूली, प्रिमेटिव, और इनको काफ़ी इनको गवर्न करना तो डिफ़िकल्ट था ही, तो ये सब चीज़ों से उनको जोड़ के रख दिया गया. सो दे फेल्ट दैट द फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड, सेटल्ड एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश्ड. तो उन्होंने ऐसा नीड फील किया कि फॉरेस्ट को क्लियर करना होगा, सेटल्ड एग्रीकल्चर को एस्टेब्लिश करना होगा, एंड फॉरेस्ट पीपल टेम्ड, सिविलाइज्ड एंड परसुएडेड टू गिव अप हंटिंग एंड टेक टू प्लॉ एग्रीकल्चर. और जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनको थोड़ा सा सिविलाइज बनाना होगा और उनको मनाना होगा कि वो हंटिंग को छोड़कर एग्रीकल्चर की ओर ध्यान दें. As settled agriculture expanded, the area under the forests and the pastures contracted. तो जब सेटल्ड एग्रीकल्चर बढ़ गया तो जो जंगलों के अंदर जो एरिया थी, फॉरेस्ट और एरिया था, वो कम हो गया, पेस्चर्स का जो एरिया था वो कम हो गया. दिस शार्पेंड द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हील फोल्क एंड सेटल्ड कल्टिवेटर्स. तो इससे क्या हुआ, जो हील फोल्क थे, जो पहाड़ी लोग थे, और जो सेटल्ड कल्टिवेटर्स थे, इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और बढ़ गया दोस्तों. The former began to raid settled villages with increasing regularity, carrying away food grains and cattle. तो ये लोग क्या किए, ये जो पहाड़ी लोग थे ये थोड़ा हमला करने लगे, है ना, और ग्रामवासियों से अनाज और पशु छीन झपट कर ले चले जाते थे. So exasperated colonial officers tried desperately to control and subdue the Pahadias, but they found the task difficult. सो औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से औपनिवेशिक अधिकारियों ने उत्तेजित होकर इन पहाड़ियों पर काबू की भरसक कोशिशें की, परंतु उनके लिए ऐसा करना आसान नहीं था, ये काम इजी नहीं था, डिफिकल्ट था. इन 1770s द ब्रिटिश एम्बार्क्ड ऑन ए ब्रूटल पॉलिसी ऑफ एक्सटर्मिनेशन, हंटिंग द पहाड़ियाज डाउन एंड किलिंग देम. तो 1770 के दशक में ब्रिटिश अधिकारियों ने इन पहाड़ियों को निर्मूल कर देने की क्रूर नीति अपना ली, है ना, एंड उनका शिकार और संहार करने लगे, हंटिंग द पहाड़ियाज एंड किलिंग देम. देन बाय 1780s ऑगस्टस क्लीवलैंड, द कलेक्टर ऑफ भागलपुर, प्रपोज्ड ए पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन, है ना. तो 70 से 80 के दशक में भागलपुर के जो कलेक्टर थे ऑगस्टस क्लीवलैंड ने शांति स्थापना की नीति प्रस्तावित की, है ना, जिसके अनुसार पहाड़िया चीफ्स वेयर गिवन एन एनुअल अलाउंस एंड मेड रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मेन. तो जो पहाड़िया मुखियाओं थे उनको एक वार्षिक भत्ता दिया जाना था और बदले में उन्हें अपने आदमियों की चाल चलन ठीक रखने की जिम्मेदारी लेनी थी. दे वेयर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ऑर्डर इन देयर लोकेलिटीज एंड डिसिप्लिन देयर ओन.
तो वो एक्सपेक्ट किए जाते थे कि वो अपने लोकेलिटी में और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे और एक डिसिप्लिन अनुशासन में रहेंगे। मेनी पहाड़िया चीफ्स रिफ्यूज द अलाउंसेस, और बहुत सारे जो पहाड़िया चीफ थे, जो मुखिया थे, उसने ये भत्ता लेने से मना कर दिया। दोज हु एक्सेप्टेड मोस्ट ऑफन लॉस्ट ऑथोरिटी विद इन द कम्युनिटी, और जो लोग ऐसा लिए उस ज़्यादातर उसको उनके कम्युनिटी के अंदर से ही उनका जो प्राधिकार है वो समाप्त कर दिया गया। बीइंग इन द पे ऑफ द colonial government, they came to be perceived as subordinate employees of stipendary chiefs। तो अपने औपनिवेशिक सरकार के वेतन भोगी बन जाने से उन्हें अधीनस्थ कर्मचारी या वैतनिक मुखिया माने जाने लगा। As the pacification campaigns continued, the Pahadiyas withdrew deep into the mountains, insulating themselves from the hostile forces and carrying on war with outsider। तो जब इनका जो पैसिफिकेशन, जो शांति स्थापना के लिए जो अभियान चल रहा था, ये जब ज़्यादा मजबूत हो गया है ना, तो पहाड़ियाज विड्रू डीप, वो और जाकर पहाड़ों में छुप गए बचने के लिए, और बाहरी लोगों से लड़ाई चालू रखने के लिए पहाड़ों के भीतर चले गए। So when Buchanan traveled through the region in the winter of 1810-11, the Pahadiyas naturally viewed him with suspicion and distrust। तो जब बुकैनन वहाँ ट्रेवल करता है 1810-11 के ठंड में, तो जो वहाँ के लोकल पहाड़िया लोग हैं वो उसको बहुत ज़्यादा ही सस्पिशन और डिस्ट्रस्ट के साथ उनको देखते हैं, संदेह और अविश्वास की दृष्टि से देखते हैं। The experience of pacification campaigns and memories of brutal repression shaped their perception of British infiltration into the area। Every white man appeared to represent a power that was destroying their way of life and means of survival, snatching away their control over their forest and land। तो बेसिकली हर एक जो सफ़ेद व्यक्ति था, हर एक जो अंग्रेजी हुकूमत का व्यक्ति था, वो रिप्रेजेंट करता था, वो सत्ता को रिप्रेजेंट करता था, पावर को रिप्रेजेंट करता था, जो उनकी लाइफ को, पहाड़ियों की लाइफों को बर्बाद कर रहा था, उनके मीन्स ऑफ सर्वाइवल को ख़त्म कर रहा था, और उनके लैंड और उनके फॉरेस्ट के ऊपर जो उनका कंट्रोल था उसको वो छीन रहा था, स्नैच कर रहा था। सो बाय दिस टाइम इन फैक्ट देयर वेयर न्यू इंटीमेशंस ऑफ डेंजर। सो वस्तुतः इन्हीं दिनों उन्हें एक नए खतरे की सूचनाएं मिलने लगी। संथाल्स वेयर पोरिंग इनटू द एरिया, क्लियरिंग फॉरेस्ट, कटिंग डाउन टिम्बर, प्लॉइंग लैंड एंड ग्रोइंग राइस एंड कॉटन। तो संथाल लोग वहाँ के जंगलों का सफाया करते हुए, इमारती लकड़ी को काटते हुए, जमीन जोतते हुए, चावल और कपास उगाते हुए इस इलाके में बड़ी संख्या में घुसे चले आ रहे थे। As the lower hills were taken over by Santhal settlers, the Pahadiyas receded deeper into the Rajmahal hills। है ना, तो जो चूंकि संथाल बंदिशों ने निचली पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा लिया, तो इसलिए पहाड़ियों को राजमहल पहाड़ियों में और भीतर पीछे हटना पड़ा। ये थोड़ा याद रखिएगा, समझने वाली दोस्त हैं। If Pahadia life was symbolized by the hoe which they used for shifting cultivation, the settlers came to represent the power of the plow। तो जो पहाड़िया लोग अपनी झूम की खेती के लिए कुदाल का प्रयोग करते थे, इसलिए यदि कुदाल को पहाड़ियों का जीवन का प्रतीक माना जाए, तो हल जो है वो नई बाशिंदों जो संथालों थी उनकी शक्ति का प्रतिनिधि मानना होगा। द बैटल बिटवीन द हो एंड द प्लॉ वॉज ए लॉन्ग वन, और हल और कुदाल के बीच यह लंबाई बहुत लंबी चली।